मध्य प्रदेश में एमबीबीएस सिलेबस में बड़ा बदलाव। स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाएंगे आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के और बीजेपी संस्थापक पंडित दीनदयाल के। एमबीबीएस सिलेबस में हेडगेवार के विचार पढ़ाने पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा। कमलनाथ बोले छात्रों पर अपना खास एजेंडा थोप रही बीजेपी। प्रदेश बढ़ते कोरोना पर सीएम शिवराज ने प्रभारी मंत्रियों और अफसरों को चेताया। रोजाना संक्रमण की स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। एमपी के कई जिलों में झमाझम बारिश। 5 संभागों में येलो अलर्ट जारी। 3 दिनों तक होगी तेज बारिश। और अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के लिए आपस में भिड़े तालिबान और हक्कानी नेटवर्क। गोली चलने से मुल्ला बरादर जख्मी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। एमपी में डॉक्टरों की पढ़ाई का अब भगवाकरण होगा। एमबीबीएस के सिलेबस में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय के विचार शामिल किए जाएंगे। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। वहीं विवादों पर एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये नैतिक मूल्य सिखाने की एक पहल है। दरअसल विचारधारा की डोज देने की कवायद इसी सत्र से शुरू हो सकती है। एमबीबीएस छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इसे इसी सत्र के लेक्चर में जोड़ा जा सकता है। छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारकों के विचार सिलेबस में जोड़ा जाएगा। एमपी सरकार की तरफ से ऐसे विचारकों की सूची तैयार की गई है। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत स्वामी विवेकानंद, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपने एजेंडे को जनता पर थोप रही है। देखिए, एनएमसी के फाउंडेशन कोर्स में एथिक्स का पाठ्यक्रम भी पढ़ाना है और हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वो महापुरुष जिन्होंने आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी अपनी ज़िंदगी लगाई, उन्हें हम आगे आने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम पढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। और सुना है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार करने जा रही है। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का भी अध्ययन पाठ्यक्रम में इसी वर्ष से हमारे एमबीबीएस के छात्रों को करना पड़ेगा। समझ से परे है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का योग। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने देश भर के शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई दी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिनके सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने शिक्षकों की परेशानियों का जिक्र किया। हमारा शिक्षक समुदाय जो है वो किसी प्रकार की किसी दिक्कत परेशानी नहीं करना चाहिए। हमारा ये हमेशा प्रयास होना चाहिए कि शिक्षकों की दिक्कत परेशानियों को हमेशा ख्याल में रखते हुए उनके लिए हमेशा संघर्ष हमें करना चाहिए। आज मंच पर जिनका सम्मान किया गया है उनके चरणों में सादर नमन। हमारे देश के ऐसे विभूत विधायक जो 52 में देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और 62 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। देश और दुनिया में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं, जिस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना बढ़ा है। मुख्यमंत्री इसे वार्निंग की तरह ले रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, कोरोना का हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में
एक बार पुनः कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। देश के कुछ राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, और यदि हम कल की रिपोर्ट देखें तो देश के लगभग सभी राज्यों में कम दर में जरूर बढ़ा है, पर कोरोना के ज़्यादा केसेस आए हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी जो हम 2-3 तक ही थे, हमारे कल 11 केसेस आए हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं वार्निंग अलार्म है, चिंता का विषय है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पर कल बैठक की थी। समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जहां एक और वैक्सीनेशन को ज़्यादा बढ़ाएं, तो उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और संक्रमण की दर ना बढ़े। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने फिलहाल चुनाव को टाल दिया है। मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग से बाढ़ सहित त्योहार का हवाला देकर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया, जिसके चलते आयोग ने चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने वहां सर्वे करवाया है जहां से उन्हें रिपोर्ट बीजेपी के खिलाफ मिली है, इसलिए चुनाव को आगे बढ़ा दिया है। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग अपने अनुसार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस का दिवालियापन है जो इसे भाजपा से जोड़कर देखती है। मध्य प्रदेश में जहां उपचुनाव 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में होना है, भाजपा ने वहां सर्वे करा लिया है। आरएसएस की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ जो माहौल है उससे बचने के लिए सरकार ने अपने चीफ सेक्रेटरी को चुनाव आयोग के पास झूठा और मिथ्या तथ्य भेज के ये साबित करने की कोशिश करी है कि वहां पर चुनाव नहीं कराए जा सकते। जबकि दूसरी तरफ सरकार के अधिकृत प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जी ने मध्य प्रदेश में कोरोना और अनुकूल स्थितियां होने का और आगामी त्योहारों को देखते हुए कोविड का नियम के तहत वो करने की बात बोली है। तो या तो सरकार झूठी है, या चीफ सेक्रेटरी झूठे हैं, या भाजपा के जो सर्वे आरएसएस के और भाजपा के हैं वो तथ्य सत्य हैं। मध्य प्रदेश देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है और कई सारी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। उसमें से चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग अपने अनुसार परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, किस प्रकार के हालात हैं, उसको देखते हुए निर्णय लेती है। और क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था है तो वो निर्णय इस प्रकार के ले सकती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का दिवालियापन है जो इसे भाजपा से जोड़कर देखता है। चुनाव आयोग का विषय है। राजधानी भोपाल में सहकार भारती मध्य प्रदेश का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। हालांकि कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए इस बार चयनित प्रतिनिधियों की संख्या अधिवेशन में सीमित रखी गई है। सहकार भारती के प्रदेश अधिवेशन में राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय राव जोशी ने बताया कि अधिवेशन में सहकारिता से संबंधित विषय और प्रस्तावों पर विचार से चर्चा की गई। सहकार भारती का उद्देश्य मूलतः ये है कि सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सारे सहकारी समितियों की शुद्धि, वृद्धि और उसमें क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करना, उनको मार्गदर्शन करना, और ख़ास करके सहकारिता से संबंधित जो भी कर्मी दल है, निबंधक है, सारे घटकों को प्रशिक्षण और उनके क्षमता विकास के लिए प्रयास करना। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटीक जन आशीर्वाद यात्रा में पृथ्वीपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका तुलादान किया। मंत्री खटीक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री खटीक का तुलादान किया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। कमलेश्वर पटेल ने खबर भारत से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है और बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, आज उसके लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, लगातार जो है प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर काफ़ी खींचतान मची है, मामला जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्या मानते हैं सर इसको? देखिए, इसमें खींचतान का कोई विषय था नहीं। ये विषय तो भारतीय जनता पार्टी ने खींचतान का बनाया है। भाजपा सरकार ने ओबीसी के शिक्षित बेरोजगारों को, छात्रों को 19 महीने तक परेशान किया। उनको कोर्ट के निर्णय को समझने में 19 महीने लगे। ये कितनी बड़ी नासमझी है। प्रदेश में एक से आईएएस अधिकारी है, सामान्य प्रशासन विभाग है। कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया था, उसके लिए कोई जरूरी था कि हम लीगल एडवाइस लेने में 19 महीने लगा दें? पिछड़ा वर्ग के लोग जब आंदोलन करने लगे, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब सदन में बहिर्गमन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तब इनका कान खड़ा होता है, तब इनको समझ में आता है कि ये तो गलती हो गई, पिछड़ा वर्ग के लोग हमसे खिसक जाएंगे। तो ये सच बात है कि पिछड़ा वर्ग के साथ या गरीब
गरीबों के साथ इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये न्याय नहीं देना चाहते हैं। इनका जो तरीका है वो सिर्फ झूठ बोलने का है और गलती खुद की गलती भारतीय जनता पार्टी सरकार की आरोप हमारे नेताओं के ऊपर लगाते हैं। ये कहाँ तक सही है? लेकिन जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, वो तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा में जो विधेयक पारित किया गया था उसमें भी काफी कमियां थी, जिसको लेकर के स्टे की स्थिति बनी थी। कोई कमी नहीं थी। ये स्वाभाविक रूप से कुछ तोड़ मरोड़ करके कागजात पेश कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। और जो ओबीसी के जनसंख्या की जो बात है, 2011 का जो सर्वे था उसका जनसंख्या का जो टेंटेटिव आंकड़ा था मध्य प्रदेश सरकार के पास 50.9%, वो हाई कोर्ट में हमारे जो शासकीय अधिवक्ता थे समय पे वहाँ पे उपस्थित होकर जमा कर चुके थे हियरिंग के टाइम में। तो कोई ऐसा विषय नहीं है। ये जानबूझ के विषयांकित करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद ही हम तो कहते हैं कि ये फ्रॉड पेपर तैयार कर रहे होंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सर, जिस प्रकार से अभी उन्होंने जो बच्चों को जो अभी इन्होंने आरक्षण की बात कही है, जो बच्चे थे जो ओबीसी वर्ग से आते थे उनको भी आरक्षण की बात उन्होंने कही है, तो उसको आप कैसे मानते हैं? अब 27% आरक्षण जो बच्चों को, जो बच्चे छूट गए, जो बच्चे 19 महीने तक, मेरी तो मांग है मुख्यमंत्री से, 19 महीने तक ओबीसी के जो शिक्षित बेरोजगार थे, जो छात्र थे, जो सरकारी योजनाओं से वंचित हुए, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना था नहीं मिला, उसके लिए मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता से, पिछड़ा वर्ग के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और वंचित लोगों को न्याय देने का काम करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इन्होंने अन्याय किया है। कई ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी से वंचित रह गए, कई ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में, अच्छे महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन से वंचित हो गए। इसके लिए पूरी तरह से कसूरवार शिवराज सिंह की सरकार, शिवराज सिंह जी खुद हैं। सर, एक आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार जो इतनी बातें हो चुकी हैं, अब कांग्रेस का आखिरी स्टैंड क्या रहेगा? क्या किस तरीके से जाएगी? चूंकि मामला की सुनवाई जो है 20 सितंबर को फिर से होनी है। देखिए, हाई कोर्ट में जिन विषयों पे सुनवाई चल रही है वहाँ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा जयसिंह जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी वरिष्ठ अधिवक्ता, विवेक तनखा जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जूनियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं जो रामेश्वर ठाकुर एंड उनके पूरा ओबीसी वेलफेयर एडवोकेट्स का एक कमेटी है, वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने न्याय दिया है, हमारे नेताओं ने लागू किया है। आदरणीय कमलनाथ जी पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से लगे हैं और अपने जेब से अच्छे वकील हायर किए हैं और अपने जेब से पैसा भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये थे मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 27% आरक्षण को लेकर के कांग्रेस लगातार अपना जो जज्बा है वो लगातार उसको लेकर चलेगी। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी प्रकार के हलफनामे दर्ज होंगे उसमें कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ के निकलेगी। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप पलरिया, खबर भारत, भोपाल। अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी में बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक 10 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत बच्ची के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। आपको बता दें कि परिवार के ही 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंदेरी कस्बे में रहने वाली एक महिला अपने 10 वर्षीय बच्ची के साथ में थाने पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने अपने बच्ची के साथ में विगत कुछ माह से उनके परिजनों द्वारा दुष्कृत्य करने का आरोप लगाया है। महिला के इस आरोप पर उनके लिखे आवेदन पर महिला थाने अशोकनगर में एक अपराध पंजीबद्ध किया है, धारा 376 AB और अन्य धाराओं में, और इस मामले की विवेचना जारी है। आरोपियों को विवेचना का हिस्सा है निश्चित। पन्ना में एक बार फिर वन विभाग के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। वन विभाग के गार्ड ने एक 70 वर्षीय वृद्ध किसान को लाठी डंडों से पीटा है। किसान का कहना है कि ग्राम दहलान चौकी में निजी भूमि पर शासन के नियमानुसार हीरा खदान खोदने की स्वीकृति ली, लेकिन वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड मौके पर पहुंच गया और वृद्ध से 10,000 रुपए की मांग करने लगा। पैसे नहीं देने पर गार्ड ने किसान की पिटाई कर दी। वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्टर का कहना है कि मामले की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत यह हो गई है कि खदान लगा रहे पट्टा वाली, तो फॉरेस्ट गार्ड आई, कहा पट्टा ला, तब मैं यार घरे धरो, कहा जाओ पट्टा लाओ, गए तो पट्टा ले गए। तो मैं बोलो कि ले भैया जो है पट्टा, वो धोने में लग गए, लपट पड़े,
के द्वारा दिनांक 9/8/21 को कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था निजीकरण हेतु, जो खेत श्री रामेश्वर फौजदार का है और इन्हें ईश्वर लाल को सहमति दी हुई थी। फिर भी जो है इनके साथ घटना बहुत गंभीर है। किसी शासकीय अधिकारी कर्मचारी को किसी से मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज करके शासकीय नियमों में जुर्माना और दंड करने की, जेल भेजने की कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर व्यक्तिगत तरीके से किसी ने किया है तो निश्चित ही मैं डीएफओ से मैं रिपोर्ट लेता हूँ। अगर गलत कार्रवाई की शासकीय कर्मचारी। राजधानी के हबीबगंज थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने शासकीय रेत गिट्टी को अपना बताकर फरियादी से 14 लाख रुपए हड़प लिए, जिसकी शिकायत अरेड़ा कॉलोनी के फरियादी ब्रजेश तिवारी ने थाने में दर्ज कराई है। फरियादी ने अंजनी और मनोज पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। ये थाना डिवीजन क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें जो 2 कंपनियां थी उनके बीच में एक अनुबंध करार हुआ था, जिसमें जो रामराज हाईटेक जो कंपनी है उसके द्वारा एक गिट्टी का सामान जो ऑलरेडी सरकारी अमले द्वारा उसको जब्त किया गया था, वो रखा हुआ था और उसने उसके दूसरी कंपनी के साथ में इस तरह की फर्जी डील करी कि आप ये सामान हमारा खरीद लें क्योंकि हमारे उपयोग में नहीं। इस प्रकार से करीब 14 लाख रुपए की उसने धोखाधड़ी की। इसमें जो आरोपी पक्ष है उसने हम लोगों के खिलाफ तो नामजद FIR करी है, जल्दी में गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मूर्तिकारों ने गणपति बप्पा की मूर्तियों को अंतिम स्वरूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पीओपी की मूर्तियों और चल समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मूर्ति के आकार को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। आगामी 10 सितंबर को प्रदेश में गणपति बप्पा विराजेंगे। पिछले कोरोना काल के कारण गणेश उत्सव की धूम कम थी और प्रतीकात्मक हम लोगों ने जहाँ जहाँ झांकियाँ बैठती थी संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने वाला हिंदू समाज है और उसने किया भी था। जहाँ झांकियाँ बैठती थी अगर शासन ने गाइडलाइन में नहीं बैठाने दी, हमने आंदोलन किए, हमने प्रयास किया, लेकिन जब हमें लगा कि बीमारी की संख्या मतलब कोरोना की ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की संख्या, तो हमने भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और प्रतीकात्मक फोटो की पूजा की थी। लेकिन इस बार उत्साह जो है वो डबल है। शासन ने भी हमारी बात को माना है और किसी प्रकार की कोई NGT की गाइडलाइन, बाकी कोरोना गाइडलाइन, उसका हम पूरा अक्षरशः पालन करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। लॉन्च हुआ है, उम्मीद है ये जनता के हित की खबरें लगातार